बोल सकते हो आप लोग। आदि। याद है सर। ओके निकिता, चलिए आगे बढ़ते हैं। हेडिंग लिखिए यार, कर्व ट्रेसिंग। हेडिंग लिखिए कर्व ट्रेसिंग। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यार, इन पे एक एक करके डिस्कशन होगा, ठीक है। तो पहला है सिमेट्री। सबसे पहले हम सिमेट्री आइडेंटिफाई करना सीखेंगे यार। सिमेट्री में सिमेट्री अबाउट द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक कैसा होगा? जब आप y की पावर्स को इवन रखेंगे। क्लियरली इसने मेंशन किया हुआ, देखो, if all the powers of y in the equation are even then the curve is symmetric about x axis। ठीक है, तो जैसे इसने y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax बोला है, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का मतलब हो जाता है बेटा, ये कैसा होता है? ये पैराबोला होता है इस शेप का। सिमेट्रिक अबाउट y, ये एक्स एक्सिस मतलब बीच में से आप इसे काटेंगे तो इक्वल पार्ट आपको ऊपर नजर आएगा, एग्जैक्टली सिमिलर पैटर्न आपको नीचे नजर आएगा। तो जब भी आपको एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक आइडेंटिफाई करना हो, आपको कुछ नहीं देखना, आपको ये देखना है जो भी y अवेलेबल है आपके सिस्टम में, वो y कैसा होना चाहिए? इवन पावर रखना चाहिए। फटाफट इसे नोट कर लीजिए। पहला, जल्दी नोट कर लीजिए इसको, जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए। हो गया? यस सर। आगे बढ़े। आज एरिया का ये पार्ट मैं चाहता हूं खत्म हो जाए, इसलिए थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे इसको, ये पार्ट फिनिश करने के चक्कर में। चलिए अगले पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, तो जैसे एक्स एक्सिस के केस में क्या पावर इवन होनी चाहिए थी? एक्स एक्सिस के केस में सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस में वाई की पावर इवन होना चाहिए था। सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस के केस में एक्स की पावर क्या होनी चाहिए? इवन होनी चाहिए। तो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस के केस में एक्स की पावर क्या होनी चाहिए? इवन होनी चाहिए। तो एग्जांपल देखो, इसने बोला हुआ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो अपवर्ड पैराबोला के बारे में बात कर रहे हैं यार, ये अपवर्ड पैराबोला होता है। यहां पे देखिए वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री कैसे देखी जाएगी? वाई एक्सिस पे अगर मैं मिरर रख दूं तो आपको लगेगा कि यहां पे मिरर अगर लगाया गया है, तो ये अगर ऑब्जेक्ट है तो ये उसके एग्जैक्टली इमेज आपको बनता हुआ नजर आएगा। तो ये चीज सिमेट्री दिखाता है। मतलब जैसा पैटर्न इधर है वैसा ही सेम पैटर्न इस तरफ है, तो ये चीज सिमेट्री को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो उसकी पावर क्या होनी चाहिए? जितने भी एक्स आपके सिस्टम में अवेलेबल है सबकी पावर कैसी होनी चाहिए? इवन। बताइए कोई दिक्कत है किसी को? कोई भी दिक्कत किसी भी तरीके से? सर हाँ, सर क्या कराया आपने? क्या बोल रहा हूँ? सर अभी आपने क्या बताया था? सिमेट्रिसिटी पढ़ा रहे हैं जो सामने लिखा हुआ है। ठीक है सर। नोट कर लिया सब लोगों ने? कोई डाउट है किसी को? सर एक बार फिर से रिपीट कर दोगे? क्या मतलब क्या बताया? जो लिखा हुआ है वही है बेटा। x, अगर x की पावर इवन रहेगी तो कर्व आपका y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक रहेगा। ये कर्व दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ये अपवर्ड पैराबोला होता है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay डाउनवर्ड होता है। x की पावर इवन है इसलिए ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। इतना बताया। ओके सर। और किसी कोई डाउट? नो सर। चलिए, बोथ एक्सिस, तो दोनों पावर्स x और y दोनों की पावर्स कैसी होनी चाहिए? आपके पास इवन होनी चाहिए। तो दोनों एक्सिस के केस में सिमेट्रिसिटी अगर देखनी है, ठीक है, सिमेट्रिक अबाउट बोथ द एक्सिस, तो x और y दोनों में पावर्स कैसी होनी चाहिए? इवन होनी चाहिए। तो इसने एक एग्जांपल लिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ये देखिए ये एक सर्कल होता है। सर्कल के केस में आप y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री भी बोल सकते हैं, क्योंकि आप मिरर रख दीजिए यहां पे, तो जैसा ये बन रहा है एग्जैक्टली सेम ऐसा बन रहा है। x एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक हो सकता है, आप मिरर रख दीजिए यहां पे, जैसा ऊपर बन रहा है एग्जैक्टली सेम नीचे बन रहा है। बताइए कोई डाउट है किसी को भी किसी भी तरीके से? तो प्लीज बताइए।
सर इलिप्स भी हो सकता है। क्या हो सकता है? इलिप्स। हाँ हो सकता है यार। इलिप्स में भी तो सेम ही काम होता है। सर्कल इज अ स्पेशल केस ऑफ इलिप्स। अगर मैं बोल रहा हूं a इज ग्रेटर देन b, ठीक है, तो ये x एक्सिस और y एक्सिस देखो दोनों की पावर इवन है, तो x एक्सिस और y एक्सिस क्या हो जाएगा, उसके अबाउट सिमेट्रिक हो जाएगा ये। ठीक है, यस हाँ सर। बड़े आगे। नोट हो गया यहां तक सब लोगों को? नोट हो गया? हाँ सर। यस सर। चलिए नेक्स्ट है सिमेट्रिक अबाउट द लाइन y is equals to x। सिमेट्रिक अबाउट द लाइन y is equals to x। तो इसके केस में सिमेट्रिक कैसे रहेगा बेटा? आप अगर y को x से रिप्लेस कर देंगे और x को y से रिप्लेस कर देंगे, मतलब अगर आप इंटरचेंज कर दें x और y को, तो आपका एक्सप्रेशन चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मैं बोलूं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, मेरे पास a स्क्वायर दे रखा है, तो ऐसे केस में आप ध्यान से देखिए कि अगर बाई चांस मैं x को y से रिप्लेस कर दूं, y को x से रिप्लेस कर दूं, इंटरचेंज कर दूं, तो ये y स्क्वायर बन जाएगा, ये x स्क्वायर बन जाएगा, ये a स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका मतलब ध्यान से देखिए ना कि ये जो है y इज इक्वल टू x लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है। मतलब आप लाइन खींच दिए y इज इक्वल टू x लाइन यहां पे, और इस पे अगर आप मिरर लगा देंगे तो आपको एग्जैक्टली सेम पिक्चर यहां पे और यहां पे बनती हुई दिखाई देगी। एग्जैक्टली सेम पिक्चर आपको दोनों जगह बनती हुई दिखाई देगी यार। बताइए कोई दिक्कत है, किसी को भी समझ ना आया हो तो प्लीज बताइए। अच्छा, इसमें जो ग्राफ लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3ax(y), इसे मेमोराइज कर लीजिए यार। ये अपने ही टाइप का ग्राफ है, यूज बहुत कम आता है लेकिन एडवांस में कभी कभी आ जाता है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3ax(y), एक्स को y से, y को x से रिप्लेस करेंगे तो ये y क्यूब बन जाएगा, ये एक्स क्यूब, ये y और ये x। तो ये इस शेप का ग्राफ बन रहा है, देखिए। ठीक है, तो ये ग्राफ देखिए आप, y ये लाइन जैसे यहां पे प्लॉट किया गया ना, ये यहां पे प्लॉट किया गया, ये y इज इक्वल टू x लाइन है। तो आप इसके केस में देखिए कि ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ऐसे ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा एग्जैक्टली सिमिलर है। ठीक है, इसलिए मेरा कहने का मतलब है कि आप ये वाला ग्राफ एकदम याद कर लीजिएगा, ये वाला ग्राफ एकदम याद कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी प्रोसेस मैंने आपको समझा ही दिया, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ये वाला मैंने आपको बता ही दिया। बताइए कोई डाउट है, किसी कुछ पूछना है तो बताइए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट है एसिम्पटोट्स यार। सिमेट्री तो चलो ठीक है, सिमेट्री वाला पोर्शन तो हम लोग यूज करते रहते हैं, इतना ज्यादा भी नहीं सिमेट्री वाला। एसिम्पटोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये वाले पार्ट को स्किप करते हैं, एसिम्पटोट्स में टाइम इन्वेस्ट करना है अपने को। हो गया यहां तक? बड़े आगे? हाँ सर। यस सर। चलिए, जो नेक्स्ट हिस्सा है वो ये है, एक सेकेंड, ऑपोजिट क्वाड्रेंट्स में सिमेट्रिसिटी। मतलब ऑपोजिट क्वाड्रेंट में, ये भी बोल सकते हो आप, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिसिटी देखना चाहते हो आप लोग, तो भैया x को रिप्लेस करो माइनस y से, y को रिप्लेस करो माइनस x से। ठीक है, x को रिप्लेस करो माइनस x से, सॉरी, x को माइनस x से रिप्लेस कर दिया जाएगा और y को माइनस y से रिप्लेस कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर बाई चांस x को माइनस x, y को माइनस y से रिप्लेस कर देंगे तो y इज इक्वल टू माइनस x के अबाउट सिमेट्रिसिटी देखने लग जाएंगे हम लोग, लेकिन हम देख रहे हैं अभी ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिसिटी। तो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिसिटी में x को माइनस x से, y को माइनस y से, और इक्वेशन आपकी अनऑल्टर्ड रहनी चाहिए, मतलब इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। जैसे ये हाइपरबोला,
एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ये हाइपरबोला कौन सा होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के केस में बेटा अगर आप x को -x से रिप्लेस कर रहे हैं और y को -y से रिप्लेस कर रहे हैं बेटा, तो ये रिजल्ट आपके पास में एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर ही आ रहा है। ठीक है, x को -x से y को -y से रिप्लेस कर रहे हैं तो एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर आपका आंसर सेम आ जाएगा यहाँ पे। तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि ऑपोजिट क्वाड्रेंट में बनेगा। अब इस टाइप के ग्राफ आप लोगों ने खूब देखे होंगे। कौन सा ग्राफ? एक तो बहुत ही फेमस ग्राफ है एक्स वाई इज इक्वल टू 1। आप जनरली y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ प्लॉट करते हैं ना, वो ग्राफ हमेशा ऐसा ही बनता है, वो ग्राफ हमेशा ऐसा ही बनता है। ठीक है, तो ये वाला ग्राफ देखिए, एक्स वाई इज इक्वल टू 2, एक्स वाई इज इक्वल टू 3, सारे ग्राफ सी स्क्वायर मतलब पॉजिटिव लाना है, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखिएगा नेगेटिव नहीं आना चाहिए यहाँ पे। तो ये ग्राफ इस तरीके से बन रहा है आपका। तो आप क्लियरली बोल सकते हैं कि यार जो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहलाते हैं, इस टाइप की इक्वेशन जो होती है एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होती है। तो सिमेट्रिसिटी जो है वो ऑपोजिट क्वाड्रेंट्स में कहलाएगी। देखो ना, जैसा ग्राफ फर्स्ट में आ रहा है ऐसा इसका कौन से वाले में आ रहा है? थर्ड वाले में आ रहा है। फोर्थ वाले और सेकंड वाले में, अगर फोर्थ में बन रहा होगा तो सेकंड में बनना चाहिए। मतलब आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं। वो कैसे होगा? x को -x से रिप्लेस करने से ही हो जाएगा, ये वाला इस शेप का। तो एक्स वाई इज इक्वल टू -1, उसके लिए ये वाला ग्राफ बनेगा आपका। ठीक है, तो उसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये वाला पूरा का पूरा प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा। मतलब y इज इक्वल टू -1/x होता है ना, वो ये ग्राफ देता है। ये भी किसके अबाउट सिमेट्रिक है? ओरिजिन के, मतलब ऑपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिसिटी है इसकी। क्योंकि x को -x से y को -y से रिप्लेस कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -y -x माइनस माइनस कैंसिल, एक माइनस ऑलरेडी इसके पास बचा हुआ है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए मेरा कहना है कि ये वाली चीज जो है सिमेट्रिसिटी इन ऑपोजिट क्वाड्रेंट्स रहेगी। बताइए, किसी को कोई दिक्कत है किसी भी तरीके से तो प्लीज बताइए। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। यस सर। चलिए अगले पार्ट पे चलते हैं। अब ये 3-4 पॉइंट्स हैं, इनको एक साथ देख लेते हैं, फाइनली एसिम्पटोट्स पे काम करना शुरू करेंगे हम लोग। तो ये देखिए, अब ये तो है सबसे पहले सिमेट्री आइडेंटिफाई करना। जितने भी पॉइंट आपने देखे हैं ये पॉइंट्स क्या बोलते हैं? ए पार्ट का पार्ट है। सिमेट्री आइडेंटिफाई कीजिए। ये कर्व ट्रेसिंग का मतलब है अगर आपको कोई ग्राफ बनाना है तो उसके लिए ये काम में आएंगी सारी की सारी चीजें। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए सिमेट्री। तो आपने सिमेट्री आइडेंटिफाई किया अबाउट एक्स एक्सिस, अबाउट वाई एक्सिस, अबाउट बोथ दी एक्सिसेस। ठीक है, ये सिमेट्री आप आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, एक बार सिमेट्री आपने आइडेंटिफाई कर दी, सिमेट्रिक अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू x, सिमेट्री इन ऑपोजिट क्वाड्रेंट्स, तो ऐसे वाला चलेगा। ठीक है, अब बात करने जा रहे हैं हम लोग बी सी डी ई, ये पॉइंट्स भी हम आगे चेक करेंगे। सिमेट्री आइडेंटिफाई हो गया, एक चीज है कि आप भाई ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है या फिर एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, उससे तो मुझे पता चल जाएगा ग्राफ बनेगा कैसे, किस शेप का होगा। ठीक है, अब आगे के काम भी तो बहुत सारे हैं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कहाँ पे रहेगा, फंक्शन है भी या नहीं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, कहीं पे हॉरिजॉन्टल टेंजेंट बन रही है या नहीं, मतलब कहीं पे dy by dx 0 तो नहीं हो रहा आपका। ठीक है, क्या होता है जब इन्फिनिटी पे उसकी वैल्यू, मतलब x की वैल्यू को इन्फिनिटी अप्रोच कराए या -इन्फिनिटी अप्रोच कराए, या x एक्सिस और y एक्सिस को कब क्रॉस करेगा। तो बी पॉइंट इसने क्या बोला है कि आपको फाइंड करना रहेगा कि कहां आपका जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा, कहां आपका ग्राफ है जो वाई एक्सिस को क्रॉस करेगा। ठीक है, तो बी पॉइंट के लिए कैसे पता लगाएंगे बेटा? अब इसका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के क्रॉस के लिए आप एक्स एक्सिस को कहां पे कट करेगा, उसके लिए वाई की वैल्यू को 0 करना पड़ेगा। वाई एक्सिस को कहां पे कट करेगा, उसके लिए आपको एक्स एक्सिस की वैल्यू, एक्स की वैल्यू को 0 करना पड़ेगा। जैसे मुझे अगर बोला जाए यार ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर मेरे पास दिया गया है, तो मुझे देखना पड़ेगा ये एक्स एक्सिस को कहां कट करेगा। तो y की वैल्यू को बेटा 0 कर दूंगा मैं, है ना। y 0 हो गया तो एक्स स्क्वायर आपका a स्क्वायर के बराबर हो गया, x की वैल्यू प्लस माइनस a के बराबर हो गई। ठीक है, इसी तरीके से आपने x की वैल्यू को 0 किया तो अब ये y को कहां पे काटेगा, तो y का कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे आपके प्लस माइनस a आ जाएगा। तो मुझे क्लियरली समझ में आ गया यार, x पे प्लस है, माइनस है प्लस है, ये इस तरीके से पूरा का पूरा प्रोसेस रन होएगा। सर हाँ सर ये जो पॉइंट्स है ये किसके लिए है, मतलब किसके लिए? मतलब
अभी तो सर आपने सिमेट्री चेक करना सिखाया था, उसके बाद ये तो पॉइंट्स। सिमेट्री और ये सब क्यों चेक कर रहे हो? क्योंकि तुमको ग्राफ प्लॉट करना है। कई बार रैंडम ग्राफ मिल जाएगा तो कैसे करेंगे? तो उसमें पहला ही होता है रैंडम एक्सप्रेशन मिल गया, उसका ग्राफ निकालना है। तो पहला पॉइंट ये होता है सिमेट्रिक चेक करो। दूसरा पॉइंट ये होता है कि कहां एक्स एक्सिस को काट रहा है, कहां वाई एक्सिस को काट रहा है, तो वो पता लगाओ। तीसरा पॉइंट अगला वाला पॉइंट है, समझे? हाँ सर। ठीक है, तो देखो यहां से मुझे क्लियरली पता चल गया कि भैया ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है। तो यहां पे ये काट रहा है। अब आगे का काम, सिमेट्री भी पता थी कि एक्स स्क्वायर है वाई स्क्वायर है, तो मुझे सिमेट्री भी समझ में आ गई थी इसमें कि भैया एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर जो है दोनों इवन दे रखे हैं, तो इसका मतलब कि किसके अबाउट रहेगा? बोथ द एक्सिस के अबाउट ये क्या रहेगा? सिमेट्रिक रहेगा। तो सिमेट्री भी समझ में आ गई, पॉइंट भी समझ में आ गया। अगर मुझे इसकी इक्वेशन का ये ना पता होता कि ये मुझे सर्कल देता है, तब प्लॉट करने के बारे में बता रहा हूं मैं। अगला पॉइंट सी पॉइंट है, वो बताएगा कि dy बाई dx को जीरो, dy बाई dx निकालिए और उसको जीरो कीजिए, तो हमें ये पता चलेगा कि कहां पे हॉरिजॉन्टल टेंजेंट आ रही है। जैसे इसके केस में dy बाई dx निकालूंगा तो ये आ जाएगा 2x, ये आ जाएगा 2y, ये आ गया dy बाई dx इक्वल टू कितना हो गया? जीरो। अब ये इक्वल टू जीरो हो गया तो मैं dy बाई dx को अगर मैं जीरो कर दूं इस पूरे केस में, तो ये देखना पड़ेगा मेरे को dy बाई dx निकाला हमने, वो कितना आ गया आपके पास में? माइनस एक्स अपॉन वाई आ गया। जैसे ही आप इसे जीरो करेंगे मेरे को x की वैल्यू जीरो मिल जाएगी। तो x की वैल्यू जीरो मतलब कौन सा हो गया? y एक्सिस पे आपका जो मतलब dy बाई dx है वो क्या? x इज इक्वल टू जीरो कौन सा एक्सिस होता है? यही एक्सिस तो होता है आपके पास में, लेकिन x की वैल्यू जीरो पे y की वैल्यू कितनी मिल रही है? वो पॉइंट रहेगा जहां पे आपको हॉरिजॉन्टल टेंजेंट मिलेगी। तो पॉइंट निकाला जाएगा, x की वैल्यू को जीरो किया तो y स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास कितने के बराबर? a स्क्वायर। तो y की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस a, मतलब एक हॉरिजॉन्टल टेंजेंट यहां पे बन जाएगी और दूसरी हॉरिजॉन्टल टेंजेंट आपको यहां पे मिल जाएगी। मतलब हॉरिजॉन्टल टेंजेंट का मतलब है इस जगह पे मैक्सिमा अचीव हो रहा होगा आपके ग्राफ का, इस जगह पे मिनिमा अचीव हो रहा होगा आपके ग्राफ का। तो मैक्सिमम मिनिमा के लिए भी ये चीज काम में आएगी। तो मुझे तीन चीजें पता चल गई, सिमेट्री पता चल गई, दोनों एक्सिस के अराउंड है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कहां कट हो रहा है वो पता चल गया, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट कहां बन रही है वो पता चल गया। अब मेरे को ये पता लगाना है कि मेरा ग्राफ इंक्रीजिंग रहेगा या डिक्रीजिंग रहेगा। सबसे पहले ग्राफ के लिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसे चेंज करना पड़ेगा। ये आ जाएगा प्लस माइनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर, एक सेकेंड, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब तुम प्लस कंसीडर करोगे पहला, और इसके dy बाई dx को जैसे ही आप जीरो करेंगे वहां से आपको पॉइंट मिलेगा। तो वहां से भी आपको जाके समझ में आएगा कि क्रिटिकल पॉइंट आपको यही वाला पॉइंट मिल रहा है। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपका क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा होगा आपको 0,a। तो 0,a पे क्रिटिकल पॉइंट मतलब वो मैक्स अचीव करेगा और इसमें मिन अचीव करेगा। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पार्ट इस केस में मेरे को ज्यादा हेल्प नहीं कर रहा, लेकिन अगर यही फंक्शन e की पावर x का होता, y इज इक्वल्स टू e की पावर x का होता, तो मुझे बहुत ज्यादा हेल्प करता, क्योंकि उसमें मुझे पता होता कि ग्राफ इस तरीके से बढ़ेगा आगे। ठीक है, तो मुझे बस इतनी चीजों का पता लगाना होता है कि भैया इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता चल जाए, ये मैक्सिमम मिनिमम पता चल जाए, या तो इंक्रीजिंग प्योर डिक्रीजिंग मिलेगा, किस इंटरवल में इंक्रीज हो रहा है, किस इंटरवल में डिक्रीज हो रहा है, इन सारी बातों पे बात हो सकती है। ठीक है, जैसे ये बात करेगा कि माइनस ए से जीरो तक ये इंक्रीज होगा, लेकिन उसी सेम टाइम पे माइनस ए से जीरो तक अगर मैं नेगेटिव वाला ग्राफ लूंगा तो वो डिक्रीज होगा। ठीक है, इसी तरीके से प्लस वाला ग्राफ अगर रखूंगा तो जीरो से ए तक ये डिक्रीज होगा, लेकिन अगर मैं माइनस वाला ग्राफ रखूंगा तो ये जीरो से ए तक वो इंक्रीज हो रहा होगा। तो ये चीजें मुझे कैसे पता चलेंगी? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पार्ट को सॉल्व करके। एंड लास्टली एग्जामिन व्हाट happens to y when x tends to infinity and x tends to minus infinity। यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अगर x आप इंफिनिटी को अप्रोच कराओगे तो ये रिजल्ट आपको नॉट डिफाइंड ही मिलेगा, लेकिन कुछ केसेस होते हैं जैसे y इज इक्वल्स टू e की पावर x वाले में, अगर आप x अप्रोच कराएंगे इंफिनिटी को तो e की पावर इंफिनिटी आपको इंफिनिटी दे देगा, और अगर आप x अप्रोच कराएंगे माइनस इंफिनिटी को तो e की पावर माइनस इंफिनिटी इज 1 अपॉन e की पावर इंफिनिटी, मतलब 1 अपॉन इंफिनिटी, ये रिजल्ट आपको जीरो दे देगा। तो इन चीजों को ध्यान में रखना है आपको। तो
तो यहाँ पे इंफिनिटी और यहाँ पे रिजल्ट कैसा आ जाएगा 0। तो मुझे पता चल गया कि माइनस इंफिनिटी जाएगा तो आंसर 0 जा रहा होगा, और प्लस इंफिनिटी जा रहा होगा तो आंसर मेरा इंफिनिटी जा रहा होगा। तो मतलब मुझे यहां से भी समझ में आ सकता है कि ग्राफ का नेचर कैसा होगा। लेकिन इस जगह पे कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा, क्योंकि आप इंफिनिटी डालोगे तो इनफाइनाइट का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर मिल रहा होगा, जो कि नॉट डिफाइंड क्वांटिटी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन कुछ ग्राफ्स में आपको हेल्प कर सकता है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स अगर आपके दिमाग में एकदम क्लियर है एसिम्प्टोट से पहले, तो आप ग्राफ बना सकते हैं। एक ग्राफ में आपको बनवाऊंगा भी, जिसमें आपको ये चीजें लगानी भी होंगी थोड़ी थोड़ी। ठीक है, तो ये ग्राफ इस तरीके से पता लगाया जा सकता है। बताइए, किसी को कोई डाउट है किसी भी तरीके से तो प्लीज बताइए। कोई डाउट है किसी को, कोई कुछ पूछना चाहता है? नहीं पूछना चाहता है तो फटाक से नोट कर लीजिए इसको। हो गया नोट? सर हमने ये सब पॉइंट किया लिया। विधि क्या ये सब हमने किया। इन्फिनिटी क्यों किया? नहीं सर, ये प्रोसेस किस चीज के लिए है? ग्राफ बना। ओके सर। एरिया चल रहा है ध्रुव, लास्ट क्लास में नहीं थे क्या तुम? भानु, इससे एरिया हम लोग ऐसे निकालेंगे। कई बार हमको ना ग्राफ पता लगता है, ग्राफ पता लगाना पड़ जाता है मजबूरी में। तो ऐसे केस में जब ग्राफ पता लगाना पड़ जाए ना, वहां पे आपको ये जो प्रोसेस मैं सिखा रहा हूं ये आपको काफी हेल्प करेगा। ग्राफ पता चलेगा तभी तो एरिया निकालेंगे। भानु समझे? हाँ सर। कई बार ग्राफ की रिक्वायरमेंट आ जाती है आपको। हाँ ध्रुव, एरिया चल रहा है, डेफिनेट इंटीग्रेशन खत्म हो गया, एरिया चल रहा है। बढ़ू आगे, आइए एसिम्प्टोट की तरफ चलते हैं। तो 4 तरीके एसिम्प्टोट को फाइंड करने के। सबसे पहले एसिम्प्टोट होता क्या है ना? हमको सबसे पहले तो एसिम्प्टोट के बारे में पता लगाना है। आप लोगों में से कितने लोगों ने हाइपरबोला पढ़ा है? यहां पे जिसने पढ़ा होगा उसने हाइपरबोला पढ़ा होगा। एसिम्प्टोट बेसिकली हाँ, एसिम्प्टोट देखो, ये देखो एसिम्प्टोट, टोट और टोट्स, इज और आर, लाइन और लाइंस। अगर एक एसिम्प्टोट है तो उसके लिए इज लाइन यूज होगा। ज्यादा एसिम्प्टोट्स हैं तो एसिम्प्टोट्स आर लाइंस whose distance from the curve tends to 0 as point on the curve move towards infinity along branch of the curve। मतलब जैसे मैं आपसे बात करूं कि ये मेरा कर्व है यार, हाइपरबोला में इसका बेस्ट एग्जांपल मिलता है आपको। तो हाइपरबोला मान लेते हैं आपके पास में ये आया और ये आया, तो आप जो ब्रांच बोल रहे हैं ना, कैसे ये इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा? तो ये देखिए ऐसे जाएगा, और इस केस में भी ये ऐसे जाएगा। ठीक है, तो ये आगे बढ़ता जाएगा, ये ऐसे बढ़ता जाएगा। तो देखिए आगे बढ़ते 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 कभी ना कभी इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो ये लाइन कहलाएगी इस पे एसिम्प्टोट। ये एसिम्प्टोट का बेस्ट एग्जांपल है हाइपरबोला। ठीक है, तो अब क्या होता है, एसिम्प्टोट अगर आप आइडेंटिफाई कर लें, तो एसिम्प्टोट अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो आपका क्वेश्चन काफी हद तक सॉल्व हो जाता है। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा एसिम्प्टोट से रिगार्डिंग, और एसिम्प्टोट से नहीं, बेसिकली मैं करवाऊंगा आपको ग्राफ प्लॉटिंग बाय यूजिंग दिस कर्व ट्रेसिंग मेथड। तो उसमें आपको ये सारी की सारी चीजें हेल्प करने को मिलेंगी। ठीक है, एसिम्प्टोट कुछ नहीं होता बेटा, एक लाइन होती है जो कि कर्व के साथ साथ इंफिनिटी की तरफ मूव करती जाती है, और कर्व और लाइन के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमेशा लगातार 0 की तरफ मूव करती जाती है। जैसा इसने लिखा है, एसिम्प्टोट इज अ लाइन whose distance from the curve tends to 0 as point on the curve move towards infinity along the branch of the curve। ठीक है, जैसे जैसे ये 0 की तरफ जाता जाएगा
वैसे वैसे आपका कर्व जो है जैसे जैसे इंफिनिटी की तरफ जाता जाएगा वैसे वैसे इस लाइन और कर्व के बीच में डिस्टेंस अगर कम होता जा रहा है तो लाइन जो होगी वो एसिम्पटोट कहलाएगी। अब दिक्कत है एसिम्पटोट फाइंड कैसे किए जाए, तो एक एक करके ये स्टेप्स देखने पड़ेंगे बेटा। एसिम्पटोट फाइंड किए जाने के लिए पहला देखो इसने क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट प्रोसेस, इफ लिमिट x टेंड्स टू a, ये चारों पॉइंट रट लेना, मैं पहले बता रहा हूं आपको, बहुत काम आएंगे और ये बहुत अच्छे से लिखे हुए हैं हमारे नोट्स में। लिमिट x टेंड्स टू a fx अगर इंफिनिटी आ जाए और लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस इंफिनिटी आ जाए तो ऐसे में x इज इक्वल्स टू a जो है वो एसिम्पटोट हो जाएगा y इज इक्वल्स टू fx के लिए। x इज इक्वल्स टू a जो है वो आपके पास में क्या आ जाएगा, एसिम्पटोट हो जाएगा y इज इक्वल्स टू x के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे हमने एग्जाम्पल लिया fx इज इक्वल्स टू 1/x, तो अगर मैं लिमिट अप्रोच करा दूं x टेंड्स टू 0 तो 1/x रिजल्ट देने लगेगा इंफिनिटी। तो यहां से मुझे क्लियरली समझ में आ रहा है कि x टेंड्स टू इंफिनिटी करने 0 करने पे 1/x इंफिनिटी दे रहा है, तो x इज इक्वल्स टू 0 जो है वो y इज इक्वल्स टू fx इज इक्वल्स टू 1/x का क्या हो जाएगा, एसिम्पटोट। ठीक है अक्षय, वो y इज इक्वल्स टू x मतलब fx इज इक्वल्स टू 1/x का क्या हो जाएगा बेटा, एसिम्पटोट। बताओ बात समझ में आई यहां तक? पहला पॉइंट सबको क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत हो तो प्लीज बताओ यार। क्या बात समझ में आई सब लोगों को? अरे बोलो, आया इस पॉइंट में किसी को कोई दिक्कत है किसी भी तरीके से? नो सर। चलिए सेकेंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब इसने सेकेंड पॉइंट क्या बोला है, इफ लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, जूम करके देख लेते हैं, x टेंड्स टू इंफिनिटी fx आपको k दे रहा हूं, x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी fx आपको k दे रहा हूं, तो y इज इक्वल्स टू k जो है वो एसिम्पटोट रहेगा y इज इक्वल्स टू fx के लिए। तो सेकेंड पॉइंट में क्या है मामला, सेकेंड पॉइंट में लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी fx आपको क्या दे रहा है, k दे रहा हूं। ठीक है, अब मैं यहां पे लिख रहा हूं, अब आप बोलोगे सर ये कैसे k दे रहा है, तो मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो। fx ये आंसर दे रहा है आपको कोई k वैल्यू, और अगर आपने अप्रोच कराया x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी तो भी fx आपको कोई k दे दे, ये k1 दे रहा हो या k2 दे दे, कुछ भी दे दे, दोनों में से कोई भी, k मतलब कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो आप बोल सकते हैं इसके हिसाब से कि y इज इक्वल्स टू दैट k या k1 या k2, तो k लिया हुआ है दोनों में k ही ले लेते हैं, तो y इज इक्वल्स टू k आपके लिए एसिम्पटोट की तरह काम करने लगेगा। अब आप बोलोगे सर एसिम्पटोट इसका तो समझ नहीं आया, तो बोलूंगा एक एग्जांपल ले लो, fx इज इक्वल्स टू, आप एग्जांपल ले लो e टू द पावर x का, अगर मैं इसके अंदर लिमिट x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी सब्स्टिट्यूट कर दूं fx में, तो आप देखिए लिमिट x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी कितना आ जाएगा, e टू द पावर माइनस इंफिनिटी, ये रिजल्ट आ जाएगा 1/e टू द पावर इंफिनिटी, ये आ जाएगा 1 इंफिनिटी, ये आ जाएगा 0। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि y इज इक्वल्स टू 0 जो है वो मेरा क्या हो जाएगा, एसिम्पटोट हो जाएगा, किसके लिए, e टू द पावर x के लिए। अब ध्यान से देखोगे e टू द पावर x का ग्राफ ना, तो बेटा ये x एक्सिस y इज इक्वल्स टू 0, दैट मींस x एक्सिस यार। ठीक है, तो x एक्सिस देखो इसके साथ लाइन के साथ बढ़ता जा रहा है और बाद में जाके कहीं ना कहीं वो इतना क्लोज हो जाएगा कि आप उन दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं बता पाएंगे। तो ये चीज हमें बताती है कि y इज इक्वल्स टू 0, दैट मींस x एक्सिस जो है वो e की पावर x का क्या है, एसिम्पटोट है। बताइए किसी को कोई दिक्कत है यहां तक तो प्लीज बताइए, यहां तक कोई दिक्कत है तो प्लीज बताइए। सर ये का हमेशा स्ट्रेट लाइन होगी क्या सर, स्ट्रेट लाइन होगी हमेशा? क्या कह रहे हो, समझ नहीं पा रहा। सर स्ट्रेट लाइन होगी ना हमेशा? एसिम्पटोट ना,
हाँ हाँ एसिम्प्टोट स्ट्रेट लाइन रहेगी हमेशा। सर हाँ सर एक बार फिर से समझा दो, सेकंड पॉइंट नेट चला गया था। सेकंड पॉइंट में कुछ नहीं है, अगर x टेंड्स टू इंफिनिटी या x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी करने से fx में आंसर आपका कोई कांस्टेंट क्वांटिटी आ जाती है, तो y is equals to that constant quantity will be asymptote to your function। बस इतना सा पार्ट है। एग्जांपल लिया मैंने, fx is equals to e to the power x, अगर मैं x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी डालता हूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, fx कितना दे रखा है, e टू द पावर x माइनस इंफिनिटी डालेंगे, e टू द पावर माइनस इंफिनिटी, वो आंसर देगा 0। इसका मतलब y इज इक्वल्स टू 0 आपका क्या है, एसिम्प्टोट है। समझ में आया? यस सर। आगे बढ़े, yes, sir. चलिए अब बात करते हैं इन दोनों पॉइंट्स की। जो पूरे प्रोसेस में जो पहले वाले दो हैं वो आपको समझ आ जाते हैं बड़े आसानी से, इसमें कभी कभी बड़ी तकलीफ हो जाती है, तो जो तकलीफ है उसे हटाना है अपने को, उसे अपने को अंडरस्टैंड करना है। तो ये देखिए यहां ये आपको याद रखना टफ रहेगा, सच बता रहा हूं दोनों, फिर भी आप कोशिश कीजिएगा प्लीज आप याद रखें इसे। तो थर्ड वाला पॉइंट और फोर्थ वाला पॉइंट ऑलमोस्ट सेम ही है, इन दोनों में से कोई एक ही रहेगा, या तो थर्ड रहेगा या तो फोर्थ रहेगा, है ना। उन दोनों में दोनों भी हो सकते हैं लेकिन इन दोनों में एक ही रहेगा। तो इफ लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी fx अपॉन x, या आंसर दे दे m, समझाऊंगा अभी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी fx अपॉन x आपको आंसर दे रहा है m1, एंड लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी fx माइनस m1 टाइम्स ऑफ x, ये हमारा आंसर दे रहा है c। तो y इज इक्वल्स टू m1x, ये c1 है, प्लस c1, हमारा एसिम्प्टोट हो जाएगा। और इंक्लाइन टू द राइट का मतलब है ये कैसा रहेगा, ये ऐसा रहेगा, राइट इंक्लाइंड मतलब ऑब्ट्यूस सॉरी एक्यूट एंगल वाला मिलेगा आपको। एंगल जो रहेगा इस लाइन का, स्लोप जो रहेगा वो आपका क्या रहेगा, एंगल जो रहेगा स्लोप के लिए वो 90 डिग्री से छोटा रहेगा। तो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी fx अपॉन x, अगर मेरे को m1 दे रहा है, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी fx माइनस m1x आपको कितना दे रहा है, c1 दे रहा है। तो y इज इक्वल्स टू m1x प्लस c1 आपको एसिम्प्टोट देगा, जिसमें ये एंगल कितना हो जाएगा आपका, थीटा हो जाएगा। वो 0 से 90 के बीच में रहेगा, इसलिए इसने इंक्लाइन टू द राइट लिखा हुआ है। और अगर ये ना हो पाया तो ये सेकंड वाला पार्ट रहेगा। सेकंड वाला पार्ट कुछ भी नहीं है, सेकंड वाला पार्ट है माइनस इंफिनिटी के लिए, मतलब अगर ये प्लस इंफिनिटी के लिए तो माइनस इंफिनिटी के लिए। जनरली इन दोनों में से केवल एक ही चीज हो पाती है, ठीक है। तो ये fx अपॉन x अगर आपको कितना दे रहा है, m2 दे रहा है, और यहां पे लिमिट x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी fx माइनस m1x सॉरी m2x, ये आपको c2 मिल जाए, तो आप बोलेंगे y इज इक्वल्स टू m2x प्लस c2, ये मेरा एसिम्प्टोट देगा जो कि इंक्लाइंड रहेगा टूवर्ड्स द लेफ्ट। तो ये लेफ्ट इंक्लाइंड है, मतलब ये इस तरीके का रहेगा, ये ऑब्ट्यूस एंगल को बताएगा, मतलब एंगल 90 से बड़ा मिलेगा। अगर इतनी बात मेरी समझ में आई तो प्लीज बताइए, कोई दिक्कत किसी को? अभी आप बोलोगे सर क्वेश्चन आएगा तब समझ में आएगा, तो वो बात मुझे जायज लग रही है आपकी, लेकिन इससे पहले बताइए कोई डाउट आपको है तो। कोई डाउट है किसी को? चलिए अब एक क्वेश्चन लेते हैं आपके। नहीं सर। क्या बोल रहे हो लड़के, बीके? नहीं सर, डाउट। अब एक क्वेश्चन लेते हैं इसमें, ठीक है। मैंने आपसे बोला कि मेरा fx है x प्लस 1 बाय एक्स, ठीक है। तो मुझे बताइए x प्लस 1 बाय एक्स के केस में ये एसिम्प्टोट वाला केस कैसे काम करेगा, ठीक है। तो चलिए यार इसको देख लेते हैं। x प्लस 1 बाय एक्स में हम पहले पहला वाला लगाएंगे फिर दूसरा वाला लगाएंगे, ठीक है। देखते हैं क्या बनती है बात।
दोनों भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने बोला कि पहला वाले में बोलता है भैया इफ x टेंड्स टू इंफिनिटी एफ एक्स अपॉन एक्स, ये बोला है इसने। तो ये लिखा गया लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x प्लस 1 अपॉन एक्स डिवाइडेड बाय x, मतलब लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x अपॉन एक्स कितना हो गया 1, 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स हो गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इंफिनिटी सब्स्टिट्यूट करेंगे आंसर आ जाएगा 1। तो यहां से मुझे आंसर कितना मिला 1 के बराबर मिला, क्योंकि 1 प्लस 1 अपॉन इंफिनिटी 0, आंसर आ गया 1। तो ये मेरा m1 की तरह काम कर रहा है यहाँ पे देखो। तो अब उसने बोला क्या, अगला है लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी एफ एक्स माइनस m1 टाइम्स ऑफ x। तो बस सेकंड लगा देंगे इसमें, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी एफ एक्स माइनस m1 टाइम्स ऑफ x, मतलब लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी एफ एक्स कितना है x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस m1 कितना है 1 टाइम्स ऑफ x। इसने इसको काटा, इंफिनिटी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1 अपॉन इंफिनिटी कितना हो जाएगा 0। तो ये हो गया 1, ये हो गया 0। तो y इज इक्वल्स टू m1x प्लस c1। तो y इज इक्वल्स टू m1 की वैल्यू कितनी हो गई 1 टाइम्स ऑफ x प्लस c1 इज 0। तो बेटा जो एसिम्प्टोट हो गया y इज इक्वल्स टू x हो गया। y इज इक्वल्स टू x होने का मतलब क्या है, इंक्लाइन टुवर्ड्स राइट रहेगा ना। y इज इक्वल्स टू x तो क्लियर ही पता ही है हम लोगों को, 45 डिग्री पे इंक्लिनेशन है इसका। हाँ सर। तो बात क्लियर हो गई आप लोगों को। यस सर। y इज इक्वल्स टू x, ठीक है। सेम प्रोसेस आप दूसरे में लगा सकते हैं, ये हमने पहला लगाया। माइनस इंफिनिटी होता तो ये वाला रिजल्ट कितना होता है, x से डिवाइड करने के बाद में ये वाला फिर से 1 दे रहा होता आपको। फिर आप लगाते एफ एक्स माइनस 1 टाइम्स ऑफ x लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। तो आप देखते x से x फिर से कट जाता, 1 अपॉन एक्स आता, लिमिट माइनस इंफिनिटी डालते फिर 0 आ जाता, फिर से सेम एक्सप्रेशन आपका निकल जाता। ठीक है, तो या तो ये दोनों में आपका आंसर सेम ही आ रहा है। तो आप देख रहे हैं, मैंने बोला था जनरली ऐसा होता है कि एक ही एसिम्प्टोट निकले इन दोनों में से। बताइए कोई डाउट है किसी को यहां तक किसी भी तरीके से, तो प्लीज बता दीजिए। थर्ड और फोर्थ में से कोई भी यूज कर सकता है, वे दोनों सेम आंसर देंगे। चारों में से कोई भी नहीं, सारे यूज करने हैं लड़की। नहीं समझी? नहीं सर। चारों यूज करना है। ये एक एसिम्प्टोट होगा, एक ग्राफ एक से ज्यादा एसिम्प्टोट्स रख सकता है, तो ये एक एसिम्प्टोट रहेगा। फिर तुम क्या करोगी, इसमें ये शुरू वाले दोनों भी लगाओगी कि x को क्या अप्रोच कराऊं कि रिजल्ट इंफिनिटी आ जाए, x टेंड्स टू 0। तो x टेंड्स टू 0 पे रिजल्ट मेरा क्या आ रहा होगा, इंफिनिटी। तो उसके लिए उसने क्या बोला था कि अगर बाई चांस आ गया यहाँ पे x टेंड्स टू समथिंग, उसने बोला था रिजल्ट इंफिनिटी आ रहा है, तो x इज इक्वल्स टू दैट वैल्यू, वो आपका एसिम्प्टोट हो जाएगा। तो x टेंड्स टू 0 पे आंसर कितना आ रहा है लड़की, इंफिनिटी आ रहा है। इस केस में जो हमने क्वेश्चन लिया है इसमें देखो ना, 0 प्लस 1 अपॉन 0 इंफिनिटी आएगा, तो x इज इक्वल्स टू 0 मेरा एसिम्प्टोट हो जाएगा। x इज इक्वल्स टू 0 कौन होता है, y एक्सिस। तो y एक्सिस भी मेरा एसिम्प्टोट हो गया और y इज इक्वल्स टू x लाइन भी मेरा एसिम्प्टोट हो गया। फिर दूसरा भी निकाल के देखेंगे इसमें कि क्या कुछ ऐसा है जिसे अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूं x की जगह पे तो रिजल्ट मेरा इंफिनिटी है, तो इंफिनिटी सब्स्टिट्यूट करने पे कांस्टेंट आ जाना चाहिए। तो मैंने इंफिनिटी सब्स्टिट्यूट करके देखा, x टेंड्स टू इंफिनिटी किसमें, लिमिट डाल देता है इसमें एफ एक्स में। तो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी के केस में बच्चे कितना आया, x प्लस 1 अपॉन एक्स। ये इंफिनिटी आएगा, ये 1 अपॉन इंफिनिटी 0 दे देगा, तो रिजल्ट किधर जा रहा है, इंफिनिटी, जबकि आना चाहिए था कांस्टेंट वैल्यू। तो सेकंड वाले की वजह से मुझे नहीं मिलेगा, सेकंड वाले की वजह से मुझे ये नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सेकंड से एसिम्प्टोट नहीं मिल रहा, पहले से x इज इक्वल्स टू 0 मिल रहा है, और दूसरे वाले से सॉल्व करने के बाद में मुझे कितना मिल रहा है, y इज इक्वल्स टू x मिल रहा है। समझ आया लड़की? यस सर। और किसी को कुछ पूछना है? सर एक बार ऊपर करना। ये
फोर्थ पॉइंट और थर्ड पॉइंट सेम है या? इन बताया ना, अलग अलग है ना, एक में प्लस इंफिनिटी जा रहा है, एक में माइनस इंफिनिटी जा रहा है। तो अगर सर हमें माइनस इन्फिनिटी दे रखा हो तो मतलब वो इंक्लाइंड लेफ्ट की तरफ करेगा? तुम्हें कुछ नहीं दिया होगा, तुम्हें खुद निकालना है ये सब कुछ। अच्छा हाँ, सर, जेई में क्वेश्चन कैसा आता है? इसका एरिया प्लॉट करने में आएगा बेटा, इसका क्वेश्चन आएगा ग्राफ प्लॉटिंग में। ये जो कुछ भी तुम पढ़ रहे हो ना, ये ग्राफ यस प्लॉटिंग सर। का पार्ट है। अब तुमको अगर मैं बोल देता x+1/x का प्लस इसके साथ में बोल दूं कि भैया ये बाउंडेड है किसके साथ में, मान लेते हैं x इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट क्वांटिटी ले लेते हैं, मान लेते हैं 3, है ना। तो x+1/x एंड x इज इक्वल्स टू 3 से बाउंडेड एरिया कैलकुलेट करो। अब तुमको x+1/x ही नहीं पता, ग्राफ ही नहीं पता उसका, तो ये ऑल्टरनेटिव मेथड्स है कि तुम्हें ग्राफ आ गया, फिर तुमने क्या कर दिया, x इज इक्वल टू 2 तुम्हें पता है कि कैसे प्लॉट होएगा, और फिर तुम एरिया आसानी से निकाल सकते हो। तो सर हम इसकी मदद से पहले ग्राफ बनाएंगे फिर एरिया निकाल लेंगे। हाँ, एरिया निकाला जा सकता है। ग्राफ कभी कभी देखो, सिर्फ इस जगह ग्राफ हेल्प नहीं करेगा आपका, ग्राफ तो आपको बहुत सारी जगह काम करता है ना। आप लिमिट क्वांटिटी डिफरेंशियबिलिटी की शीट सॉल्व करोगे, वहां पे आपको ग्राफ हेल्प करेगा, है ना। और अगर बात करो सेकंड एक्सरसाइजेस जितने भी सॉल्व करोगे ना आप, यस हमारी सर। शीट्स के सेकंड एक्सरसाइजेस, उनमें आपको ग्राफ बहुत ज्यादा जानना पड़ेगा, ठीक है। तो ओके ये सर। सारी चीजें आपको वहां पे काम आएंगी। ऐसा नहीं है कि इस हर चीज का यूटिलाइजेशन जेई के क्वेश्चंस में, इस पे तो पूछा भी नहीं जाता जेई मेन में क्वेश्चन। अच्छा जेई मेन में तो इनइक्वालिटी पे पूछा जाता है क्वेश्चन, उसके मैं 2 क्वेश्चन कराऊंगा तुमको, अपने आप समझ में आ जाएगा कि कैसा क्वेश्चन जेई मेन पूछता है। एरिया का कभी भी उठा के देख लो, सिर्फ और सिर्फ इनइक्वालिटी पे क्वेश्चन पूछता है जेई मेन। ओके सर। बड़े आगे, यस सर। बताओ भाई, बढ़ जाए आगे बाकी लोग। यस सर। यस सर। चलिए ये वाला क्वेश्चन ट्राई करके दिखाइए। बताइए। सर हाँ, सर मैं सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई करके देखनी है। एसिम्टोट्स के, हाँ, चारों तरीके से निकाल के देखना पड़ेगा, चारों। ठीक है जो सर। जो एसिम्टोट आ रहा है वो बता देना। समझ आया? हो गया?
सर अगर तीसरे वाले से निकल जाए तो चौथे वाले पे भी जाना जरूरी होगा क्या? क्या? सर अगर तीसरे वाले से निकल जाए तो चौथे वाले में जाना जरूरी होगा क्या? क्योंकि सर उसमें बस एक नेगेटिव का ही फर्क है ना, माइनस इन्फिनिटी का। निकाल के देखो ना, निकलेगा तो ठीक है, नहीं निकलेगा तो नहीं है। वैल्यू निकाल के देखो। अच्छे ऐसे हवा में बात करने से कुछ होगा नहीं। चलिए मैं कर देता हूँ आपके लिए। सबसे पहले आप इसे स्टैंडर्ड में लेके आइए। y इज इक्वल्स टू फंक्शन बनाइए। फंक्शन है y इज इक्वल्स टू 1/x। पहला क्या था, आपको लिमिट अप्लाई करना था कि ऐसा क्या सब्सटीट्यूट करूं कि रिजल्ट मेरा इन्फिनिटी आ जाए। तो बेटा वो रिजल्ट मेरा इन्फिनिटी आ जाएगा अगर मैं x की वैल्यू 0 डाल दूंगा। तो x इज इक्वल्स टू 0 से मेरा रिजल्ट आ जाएगा इन्फिनिटी। x इज इक्वल्स टू 0 से। ठीक है। सेकेंड, तो ये मेरा एसिम्प्टोट हो गया पहला, तो बिना सोचे। ठीक है। उसके बाद में अब मुझे क्या अप्लाई करना है, लिमिट x टेंड्स टू क्या अप्लाई करूं, इन्फिनिटी अप्लाई कर देता हूं। तो 1/x, ये रिजल्ट मेरा 0 की तरफ चला जाएगा। तो यहां से मुझे पता चला कि y इज इक्वल्स टू 0, ये भी मेरा एसिम्प्टोट हो गया। तो x इज इक्वल्स टू 0 हो गया और y इज इक्वल्स टू 0 हो गया, ये एसिम्प्टोट हो गया। अब मुझे तीसरा पार्ट प्ले करना है। उसके लिए क्या देखना है, लिमिट x टेंड्स टू कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी fx अपॉन x। fx की वैल्यू कितनी है, 1/x। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/x अपॉन x, मतलब लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/x स्क्वायर। तो रिजल्ट कितना हो जाएगा, 0। अब आपको अप्लाई करना है फिर से लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये fx माइनस m टाइम्स ऑफ x, m टाइम्स ऑफ x। fx की वैल्यू कितनी है, 1/x। m की वैल्यू कितनी है, 0, इसे m के बराबर ही तो बोला है उसने, इनटू x, 0 हो गया। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो 1/इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, 0। फिर से देखो सेम ही चीज आ गई ना। तो y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये m भी 0, c भी 0, तो y इज इक्वल्स टू 0 प्लस 0, आंसर हो गया y इज इक्वल्स टू 0। तो सेम ही आंसर आ रहा है। थर्ड से भी करोगे तो सेम ही आंसर आएगा, आपको टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो केवल दो ही एसिम्प्टोट बन पाएंगे, x इज इक्वल्स टू 0 और y इज इक्वल्स टू 0, बस काम खत्म हो गया। तो x y इज इक्वल्स टू 1 के केस में मुझे इतना ही पता है कि भैया मेरे पास दो ही एसिम्प्टोट बन जाएंगे। तो एक हो गया x इज इक्वल्स टू 0, दूसरा हो गया y इज इक्वल्स टू 0। अब एसिम्प्टोट दिखाने के लिए आपका ग्राफ कैसा रहेगा, y इज इक्वल्स टू 1/x था ना, तो आप पॉजिटिव वैल्यू डालोगे। तो मुझे ये एसिम्प्टोट भी चलाना है और ये एसिम्प्टोट भी चलाना है, तो ये ऐसे ही बन सकता है। ये ग्राफ होगी। ये आ गया यहाँ पे। समझ गए? यस यस। कोई डाउट पूछना चाहता है कोई इस पे? आवाज कट गई बेटा तुम्हारी। भानु, 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 चला गया, कोई नहीं। हाँ देख लो, उससे भी सेम ही आंसर आएगा भानु, y इज इक्वल्स टू 0 ही आएगा उससे। फोर्थ वाले पार्ट में है ही क्या चेंज, माइनस इन्फिनिटी तो है। तो ये 1/x 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 स्क्वायर बनेगा, माइनस इन्फिनिटी डालोगे तो भी 0 आएगा। fx की वैल्यू कितना दे रखा है आपको, 1/x माइनस m की वैल्यू 0 आ गई इंटू x, तो 1/x हो गया। फिर से x टेंड्स टू इन्फिनिटी डालोगे फिर भी 0 आ जाएगा। y इज इक्वल्स टू mx प्लस c में 0 0 डालोगे तो y इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, बस खत्म। बताओ बताओ। ओके। कोई डाउट है किसी को किसी भी तरीके से? नो सर। नहीं भानु, सबसे करना पड़ेगा, एक से नहीं करना है, सबसे करना पड़ेगा। सर अगर फंक्शन कोई ट्रिग्नोमेट्री टर्म हो तो क्या बोल रहे हो?
जैसे अगर कोई फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री टर्म हो तो जैसे एफ एक्स अगर साइन एक्स के बराबर है और कॉस एक्स के बराबर हो तो देखना पड़ेगा ऐसे ही। सर कोई ऐसा एग्जांपल है जिसमें थर्ड से नहीं बन रहा, फोर्थ से बन जाए? थर्ड हो मेथड जाएगा यार से ऐसे कुछ खास। है? ऐसा नहीं, मेरे पास क्वेश्चन में तो नहीं होगा, ढूंढना पड़ेगा, शीट में आ जाएगा कहीं ना कहीं तो आ ही जाएगा, क्यों टेंशन। चलिए, एरिया बिटवीन द टू कर्व्स। अब देखिए, एक कर्व आपके पास है, दूसरा कर्व आपके पास है। अब इन दोनों के बीच का एरिया निकालना है। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, एक एरिया निकालते थे, एक कर्व का दूसरे का निकालते थे और उनको ध्यान में रखते थे, ठीक है। अभी सीधा सीधा वो बोल रहा है, अभी तक अपने पास वैसे भी एक ही कर्व होता था, हमने बाउंडेड वाला केस पढ़ा था, उसमें जाके दो कर्व एंटर हो रहे थे ये वाले केस में, लेकिन उससे पहले एक सिंगल कर्व था। तो फर्स्ट एक्सरसाइज जो है आपकी वो सिंगल कर्व पे है या थोड़ा बहुत बाउंडेड पे है। सेकेंड एक्सरसाइज में दो कर्व सेंटर होते हैं, तो उन दोनों कर्व से एरिया कैसे निकाला जाएगा, तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा। मान लेते एक कर्व ऐसा है और दूसरा कर्व हमारा ऐसा है। अब मैंने आपसे बोल दिया कि ये मेरा x इज इक्वल्स टू ए है, ये मेरा x इज इक्वल्स टू बी है। इन दोनों के बीच का मुझे एरिया कैलकुलेट करना है, इन दोनों के बीच का एरिया कैलकुलेट करना है। ऊपर वाला मेरा क्या हो गया एफ एक्स, नीचे वाला हो गया मेरा जी एक्स। तो बेटा देखो, ऊपर एफ एक्स है, नीचे जी एक्स है, तो आप बोल रहे हो सीधा सीधा ए टू बी एफ एक्स की वजह से एरिया बेटा यहां से लेके और यहां तक पूरा एरिया एफ एक्स की वजह से आएगा, और यहां से लेके यहां तक अगर मैं जी एक्स का एरिया निकालू तो ये जी एक्स का एरिया आएगा यहां से यहां तक। तो एफ एक्स के एरिया में से अगर मैं जी एक्स का एरिया घटा दूं तो मेरे पास टोटल ये इनसाइड एरिया आ जाएगा जो भी इंक्लूज्ड है इसके अंदर। तो आप एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स ए टू बी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हमारा एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो ये ए से बी एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स से आप एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। यही सिंपल यहाँ पे केस बताया गया है। बताइए किसी को कोई डाउट है किसी भी तरीके से? आप बोलेंगे सर इस वाले केस में जो इन्होंने बनाया हुआ है इसमें सर यहां से यहां तक का एरिया तो ये आ जाएगा, लेकिन सर ये तो नेगेटिव है। बेटा इस एफ एक्स माइनस जी एक्स वाले में तुमको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें ये पता होना चाहिए कौन सा फंक्शन ऊपर है कौन सा फंक्शन नीचे है, आपको इतना पता होना चाहिए। इसके बाद तुम्हें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, अपने आप एडजस्ट करेगा फंक्शन, अपने आप एडजस्ट करेगा, तुमको उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, बताइए कोई डाउट है किसी को, तो कोई पूछना चाहता है तो, अदरवाइज क्वेश्चन उठाते हैं सीधा। नहीं है सर। नहीं है, सीधा क्वेश्चन उठाते हैं यार। ये क्वेश्चन है आपके सामने, पूरा नहीं है, एक सेकंड, यहाँ पे पूरा है क्वेश्चन, सॉल्व कीजिए।
हुआ? अंशुल ने आंसर दिया है। अंशुल गड़बड़ है थोड़ा आंसर में। इतना समझ लो यार, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ध्यान से देखो तो क्लियर हो जाएगा अपने आप हमको। फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व एंड इट्स टेंजेंट एट 1,3। तो सबसे पहले तो टेंजेंट निकालनी पड़ेगी। तो टेंजेंट के लिए आपको स्लोप निकालना पड़ेगा। तो स्लोप कितना हो जाएगा? 2x प्लस 1, 1,3 सब्स्टिट्यूट करेंगे। 2 इंटू 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, पॉइंट है y माइनस 3 इज इक्वल्स टू x माइनस 1। हाँ, 8/3 करेक्ट है। हाँ, तो dy बाई dx निकाला ना यार, गलत कैसे? तो ये लाइन कितनी आ जाएगी? y इज इक्वल्स टू, आप देखिए इसमें ये ध्यान से देखेंगे, -3 उड़ जाएगा, y इज इक्वल्स टू x आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, दूसरा ये एक पैराबोला है y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। जिन लोगों को नहीं पता है वो लोग ध्यान दें, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक पैराबोला देती है। और कहाँ पे पैराबोला है, कहाँ टच करेगा, अपवर्ड है डाउनवर्ड है? तो यार ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है f(x) इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये जो इक्वेशंस होती है ये अपवर्ड पैराबोला देगी, इस टाइप का अपवर्ड पैराबोला देगी if a is greater than b। हाँ बोलो सर बोलो। सर y इक्वल टू 3x होगा ना? क्या y इज इक्वल टू 3x होगा? अच्छा हाँ सॉरी, यहाँ पे हाँ ठीक है ठीक, सही। और अगर a लेस देन 0 रहेगा तो ये डाउनवर्ड पैराबोला देगा। अभी अपवर्ड पैराबोला की कई वैरायटी है यार, ऐसा नहीं है कि मतलब ये एक्स एक्सिस को काटेगा, जरूरी है नहीं काटेगा, वो सब अलग है, क्वाड्रेटिक का पार्ट है। अपने को रिक्वायरमेंट उतनी नहीं है, अपने को सीधी सीधी रिक्वायरमेंट ये है कि ये क्वाड्रेटिक मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और ये एक्स एक्सिस को कहीं पे काटेगा क्या? नहीं काटेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 जो है उसमें आप y की वैल्यू को 0 करेंगे। जो आप बोल रहे थे ना कर्व ट्रेसिंग से क्या होगा, देखो ये यहाँ पे फायदा देगा आपको। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू, जैसे आपने इसको 0 किया तो ये रियल रूट नहीं रखेगा, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट वो लेस देन 0 आएगा। आप चेक करके देख लीजिए, रियल रूट नहीं रखेगा मतलब ये एक्स एक्सिस को नहीं काटेगा। वाई एक्सिस को कहाँ काटेगा? तो जहां भी आप x की वैल्यू को 0 करेंगे तो ये हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 1। तो y की वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास में? 1। तो ये हो जाएगी इस तरीके से 0,1। अब इस पे एक पॉइंट है बेटा 1,3, तो थोड़ा सा हिसाब से इसको चेंज कर लेंगे हम लोग। 1,3 पॉइंट है, 1,3 से क्या हो रहा है यार? आपने टेंजेंट ड्रॉ किया 1,3 से और वो आ रही है y इज इक्वल्स टू 3x, तो ओरिजिन से पास होती हुई निकलेगी यार। ठीक है, तो इस चीज को भी हमको ध्यान रखना है कि ओरिजिन से पास कर रही है। ठीक है, तो ये पास हो गया ऐसे, है ना? तो ये पैराबोला हो गया, ये वो टेंजेंट हो गई जो ओरिजिन से पास कर रही है। अब आपको क्या चाहिए? ये पॉइंट कितना है? 1,3, तो आपको एरिया इनक्लोज चाहिए। x इज इक्वल्स टू 1, y एक्सिस के पैरेलल देखो, x इज इक्वल्स टू 1 आएगा, और x इज इक्वल्स टू -1, मतलब इसको और एक्सटेंड करना पड़ेगा आपको आगे। ये x इज इक्वल्स टू 1 वाली लाइन मान लेते हैं।
ठीक है, तो ये x इज इक्वल टू -1 वाली लाइन हो गई। तो ये पूरा एरिया आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो बेटा इस एरिया को कैलकुलेट करना ना बहुत ही आसान है, क्योंकि अपर कर्व कौन सा है, ये पैराबोला। लोअर कर्व कौन सा है, ये स्ट्रेट लाइन। कहां से कहां तक लिमिट चलानी है, 1 -1 to 1। अपर कर्व कौन सा हुआ, x² प्लस x प्लस 1 माइनस लोअर कर्व कौन सा हुआ, ये स्ट्रेट लाइन, x के केस में 3x है, टाइम्स ऑफ कितना हो गया dx। इसे सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 8/3। ठीक है, ये प्लॉटिंग है इसकी, इस तरीके से सॉल्व करते हैं। बताओ क्या बोल रहे हो। कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, बताओ बच्चे। सर हाँ सर इस ग्राफ में हाँ जो एरिया आपने इंक्लूड करा है, ये थोड़ा राइट वाला पोर्शन भी तो होगा थोड़ा सा। हाँ हाँ होगा ना यार, कोई मना नहीं कर रहा। अच्छा, वो मैं थोड़ा मतलब कंफ्यूज हो गया, मुझे लगा नहीं कि नहीं पूरा होगा, जो भी अंदर आ रहा है सब कुछ होगा। ठीक है, अरे भाई ग्राफ बता दो, डिस्कनेक्ट हो गया था। ग्राफ कुछ नहीं है, क्वाड्रेटिक का ग्राफ पता होना चाहिए आपको। ax² प्लस bx प्लस c। अगर a ग्रेटर देन 0 होता है तो अपवर्ड पैराबोला होता है, a लेस देन 0 होता है तो डाउनवर्ड पैराबोला होता है। क्वाड्रेटिक का ग्राफ मिलता पैराबोला है आपको, ठीक है। अब मेरे पास देखो, इसका कोफिशिएंट कैसा है, x² का 1 है, पॉजिटिव है तो अपवर्ड तो मिलेगा। अब वो कैसे पता चलता है कि वो x एक्सिस को कहाँ काटेगा और y एक्सिस को कहाँ काटेगा, तो आप y की वैल्यू को 0 कर दीजिए, इसके x के रूट्स जो आएंगे रियल, वहां पे ये x एक्सिस को काटेगा। लेकिन मुझे पता है कि इसके रियल रूट आते ही नहीं है, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, तो इसलिए x एक्सिस को नहीं काटेगा। y एक्सिस को कहाँ काटेगा, ये x की वैल्यू को 0 कर दीजिए, तो y कितना हो जाएगा 1, तो y इज इक्वल टू 1, तो 0,1 पॉइंट पे काटेगा ये। तो ये इस तरीके से पैराबोला बनेगा। टेंजेंट हमने बनाई ली थी, y इज इक्वल टू 3x, ये टेंजेंट आ गई। बस अपर कर्व कौन सा हो गया, ये वाला येलो वाला। लोअर कर्व कौन सा हो गया, व्हाइट वाला। लाइन येलो वाला कितना है, x² प्लस x प्लस 1, व्हाइट वाला कितना है -3x, -1 to 1 इंटीग्रेट कर दो, आंसर आ जाएगा। नहीं यही बात समझ में भव्य है। आ गई सर। चलिए तो यार इतना आज के लिए रखते हैं। इसमें मुझे आपको 2 चीजें और करानी है और आपकी एनसीईआरटी का डिस्कशन करना है। 2